हेलो मेरे दोस्तों। आज हमें स्टार्ट करना है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर मैं आपको आज पहला क्वेश्चन कराऊंगा और आज की क्लास के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए, पहले जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि जहां पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में मल्टीपल सोल्यूशन निकल सकते हैं, उसी बेस पर एक क्वेश्चन है और विद अनबैलेंस प्रॉब्लम के साथ है। अब मैथड इंजीनियर वांट टू असाइन 4 न्यू मैथड टू 3 वर्क सेंटर। अब वो कह रहा है कि भैया 4 नए मेथड है और 3 वर्क सेंटर है। द असाइनमेंट ऑफ न्यू मेथड विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। नया मेथड जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। दे आर गिवन इन अ मैट्रिक्स बिलो। इफ वन मेथड कैन बी असाइन टू वर्क वन सेंटर, डिटरमाइन द ऑप्टिमम असाइनमेंट। एक मेथड एक ही वर्क सेंटर पे असाइन किया जाएगा, बाकी एक मेथड को नहीं किया जाएगा, वो डमी में जाएगा। ठीक है सर। मेथड नंबर 1, अगर हम ए वर्क सेंटर में असाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी 10 यूनिट से बढ़ जाएगी, ऐसा कह रहा है। मेथड नंबर 2, अगर हम ए वर्क सेंटर में असाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी 8 से बढ़ जाएगी, ऐसा कह रहा है दोस्त। ठीक है। चलिए जरा आप देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है, इज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या ये मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन की वाली प्रॉब्लम है? वो तो हमें करके ही पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा? जहां पर एक रो या कॉलम में 2 जीरो होती है या सिंगल जीरो नहीं मिलती है, तब मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अगर हाँ, तो मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी आपको बताने हैं। तो सेम प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट होमवर्क में दिया था, ट्राई करा, ठीक नहीं करा कोई बात नहीं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव का। सबसे पहले मैथड्स और यहाँ पर वर्क सेंटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम बना लो, एक डमी भी बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर कितने मेथड है जी? 4 मेथड है। 1 2 3 4। यहाँ वर्क सेंटर है ए, बी, सी और डमी। 10 7 8, 8 9 7। 10 7 8, 8 9 7। 7 12 6, 10 10 8। 7 12 6, 10 10 8। 0 0 0 0। यहाँ मैंने कन्वर्ट कर लिया अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में, और साथ में रो ऑपरेशन भी यही रहा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेरा अनबैलेंस प्रॉब्लम है, मतलब जब मैं उसको बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पे जीरो दिखती है मुझे हर रो में। और हर रो में जीरो दिखने से होगा क्या? हर रो में जीरो दिखने से क्या होगा कि अगर मैं रो ऑपरेशन करता हूँ तो जीरो में सबको माइनस करूंगा तो वही निकल कर आएगा। हाँ, इसके बाद हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन, पर उसमें चेंज आएगा सर। अब कॉलम ऑपरेशन में सबसे पहले देखो कॉलम वाइज मिनिमम। तो सबसे पहला कॉलम में देखेंगे तो 7 मिनिमम है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 और 3। 3 1 0 और 3। यहाँ पर मिनिमम मुझे दिख रहा है 7, ये आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, 0 2। 7 में 12 तक जाएंगे तो 5, और 7 में 10 तक जाएंगे तो 3। यहाँ पर मिनिमम दिख रहा है 6 2 1 0 2। 2 1 0 2। ठीक है। अब सेम फिर से आप इसको कॉपी कर लो। अब हम करेंगे इम्प्रूव मैट्रिक्स, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन करेंगे।
ऑप्टिमल मैट्रिक्स करने के लिए सबसे पहले देखो, पहली रो में आपको 2 जीरो दिख रही है, आगे बढ़ो, सिंगल जीरो दिख गई मुझे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स लगाया और यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ये गई सारी की सारी जीरो। अब फिर से मुझे यहाँ पर 2 जीरो दिख गई, यहाँ पर 2 जीरो, आगे कॉलम वाइज चेक करो, पहले कॉलम में एक सिंगल जीरो दिख गई, यहाँ मैंने बॉक्स लगाया और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये गया। दूसरे कॉलम में मुझे सिंगल जीरो दिख गई, यहाँ पर मैंने बॉक्स लगाया और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आप देखोगे तो नंबर्स ऑफ लाइन नंबर्स ऑफ रो के बराबर नहीं है, 3 लाइन और रो हमारे पास 4 है, यहाँ पर लिख दो नंबर्स ऑफ लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो या फिर कॉलम के इक्वल नहीं है। अब भाई यहाँ पर हम इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे। इम्प्रूव मैट्रिक्स में हम देखेंगे जो हमारे नॉन कट एलिमेंट है, जैसे कि ये 1 2 1, इधर मिनिमम है 1, तो क्या आ जाएगा सर, 0 1 0 0 1 0 0 1 0। नीचे क्या आ जाएगा, 2 2 1, 2 2 1 आ जाएगा नीचे, 2 2 1 2 2 1। अब इधर देखो, और सर आपके पास नॉन इंटरसेक्शन एलिमेंट है ये और ये, इधर 1 जुड़ जाएंगे, तो इधर 1 जोड़ दो, बाकी सब ऐसे रहने दो, ये 1 जुड़ जाएगा और यहाँ 1 जुड़ जाएगा, 1 1। अब फिर से हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब सोचो कि पहली क्लास में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, अब ऐसी क्लास आ गई, इतनी सारी हमने क्लासें कर लिया, आज शायद 5वीं क्लास है, तो आप देखो कितने जल्दी हम कर पाते हैं चीज़ें, हमें याद हो गई। पहली रो में मुझे सिंगल जीरो दिख गई, मैंने बॉक्स लगाया और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। दूसरी रो में मुझे सिंगल जीरो नहीं दिखी, तीसरी रो में भी सिंगल जीरो नहीं दिखी, पर चौथी रो में मुझे सिंगल जीरो मिल गई, रो वाइज देख रहा हूँ। फोर्थ रो में मुझे सिंगल जीरो दिख गई, ये मैंने वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब कॉलम वाइज देखूंगा तो पहले कॉलम में मुझे सिंगल जीरो दिख रही है, नहीं, दूसरे कॉलम में सिंगल जीरो नहीं दिख रही, रो में देखूंगा तब भी सिंगल जीरो। अब यहाँ पर वो पॉइंट आ गया जहाँ पर आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकल सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे लाइन खींच दो या ऐसे ऐसे लाइन खींच दो, लाइन तो आप कैसे मर्जी क्लिक कर लो, पर जो बॉक्स आप लगाओगे उसमें फर्क आ जाएगा। तो इसमें मैं इसको टेबल नंबर 1 कह देता हूँ, टेबल नंबर 1 कह देता हूँ। और सेम आपको एक और टेबल बनानी होगी, यहाँ पर 2 सोल्यूशन निकल रहे हैं दोस्त, देखो ये 2 सोल्यूशन निकल रहे हैं, या तो मैं एक जगह बॉक्स लगाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 से। अब ये सोल्यूशन है किसका, मल्टीपल उसका, अब देखो ये टेबल नंबर 2 बोल दो उसको, इधर आ जाओ। सबसे पहले एक बॉक्स में इधर लगाता हूँ और एक बॉक्स में इधर लगाता हूँ, करेक्ट, जैसे मर्जी ड्रॉ कर दो, वर्टिकल ड्रॉ करनी है वर्टिकल ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, जैसे मर्जी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर तो दोनों जरूरी है। लाइन किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बॉक्स कहाँ पर लगा रहे हो उससे मतलब है। एक तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक जीरो बॉक्स यहाँ लगाता हूँ, एक वहां लगाता हूँ, तो मेरे 2 सोल्यूशन बन जाएंगे। एक मैंने इस बार यहाँ लगा दिया टेबल नंबर 2 में, एक यहाँ लगा दिया। तो पहला आंसर आपको देना है कि क्या ये मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला है। आप कहोगे यस दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, और है तो फिर क्या है वो टेबल बनाकर दिखा देनी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और कॉलम, ठीक है, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन आपके सामने। सबसे पहला कॉलम बनेगा मेथड का, दूसरा कॉलम बनेगा वर्क सेंटर का। यहाँ आ गया मेथड, यहाँ आ गया वर्क सेंटर।
ओहो, एक मिनट, यहाँ टेबल नंबर 1 कह देते हैं। टेबल 1 मतलब एक सोल्यूशन, टेबल 2 मतलब 2 सोल्यूशन। ये वर्क सेंटर हो गया, और ये यूनिट जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ये वर्क सेंटर और यूनिट। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दीबाजी में यूनिट की जगह कॉस्ट कर देते हैं। अरे क्वेश्चन यूनिट का पूछा हुआ है, कॉस्ट का नहीं, ठीक है ना, ऐसी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सबसे पहला आता है मेथड, हमारे पास कितने हैं, 4 है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 मेथड हो गया। अब पहला सोल्यूशन में जाएंगे तो पहला मेथड को बी में दिया, दूसरे मेथड को ए में दिया, तीसरे को बी, ए, सी और डी फॉर डमी। बी, ए, सी एंड एक को दिया डमी। यूनिट बाद में लिख लेंगे। इधर आ जाओ सेकंड में, पहले वाले को बी दिया, दूसरे वाले को सी दिया, पहले को बी, दूसरे को सी, तीसरे को ए और लास्ट को डमी जा रहा है। क्या आ रहा है, बी, सी, ए, डी। बी, सी, ए और डी फॉर डमी। डमी का मतलब जो मेथड नंबर 4 है वो कहीं पर अप्लाई नहीं किया जाएगा, बस खत्म। अब जरा देखना, पहले वाले को बी दे रहे हैं, बी आपके पास 7 यूनिट का बना कर देता है, यहाँ भी 7 आएगा। दूसरे वाले को दे रहे हैं, दूसरे वाले को ए दे रहा है, 8 यूनिट बना के लेकर आ रहा है। और इधर दूसरे वाले को सी दे रहे हैं, तो सी में 7 यूनिट आ रहा है। इधर तीसरे वाले को सी दे रहे हैं, सी में आपके पास 6 यूनिट बना के लेकर आ रहा है। और इधर तीसरे वाले को ए दे रहे हैं, ए में आपके पास, तीसरे वाले को ए दे रहे हैं, ए में आपके पास 7 यूनिट बना कर आ रहा है। 4 आर डमी, डमी का मतलब 0 और 0। समझ में आया भाई? वर्क सेंटर जब 3 है तो 3 ही वर्क सेंटर ही हो पाएंगे ना, अलॉट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका टोटल करें और इसका टोटल करें, तो यहाँ पर आपके पास 7, 8 और 6, 7, 8 और 6 आपके पास आएगा 21 यूनिट से आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और इधर 7, 7 और 7, इधर भी 21 यूनिट से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। यही फायदा होता है मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन में, जहां पर आपका जो एंड आंसर आता है हर केस में, हर अल्टरनेटिव सोल्यूशन में सेम आता है। तो इज दिस प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन? यस, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन। इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमम सोल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमम solution? If yes, then find the alternative. And above table is the final alternative solution. Above table is the final alternative solution. This is the final answer. खत्म हो गया जी टॉपिक। तो अब आपको समझ में आ गया मल्टीपल में क्या करते हैं, जब यहाँ पर एक रो या कॉलम में आपको सिंगल जीरो नहीं दिख रही है। आइए सर एक नया कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ आज की क्लास के अंदर। लिखिए सर, टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स विथ रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट। क्या मतलब है इसके बारे में लिखते हैं। sometime is an assignment problem there may be a case when a particular there may be a case when a particular
रिसोर्सेस से पर्सन, रिसोर्सेज को हमने पर्सन के नाम से डिनोट करा, कैनॉट बी असाइन, cannot be assigned to a particular activity, cannot be assigned to a particular activity, एक्टिविटी का मतलब मेरा कहने का है जॉब। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि कई बार असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन ये होती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब नहीं दी जाएगी, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कंपनी द्वारा, या फिर अगर प्रैक्टिकली देखें तो कंपनी द्वारा, और क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगी। कहने का पर्पस ये है कि जब भी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे कि एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस जॉब को नहीं कर सकता। अब सर कंपनी ऐसा करती क्यों है, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, या क्वेश्चन में ऐसा क्यों दे रखा होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर जॉब को नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो पर्सन उस पर्टिकुलर जॉब का करेगा तो कंपनी की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट या इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू बहुत कम रहेगा। इसलिए कंपनी कहती है कि भैया ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर वर्कर इस पर्टिकुलर जॉब को नहीं करेगा, इसके लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे, बाकी इस पर्सन को कहीं भी लगा दो पर इस जॉब में मत लगाना, क्योंकि ये जॉब में करेगा तो कॉस्ट ज्यादा हाई आ जाएगी, इस चक्कर में हम इसको नहीं देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, तो ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम विद रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन असाइनमेंट प्रॉब्लम या फिर प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। लिख दूं, जब किसी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, जब किसी पर्सन को किसी एक्टिविटी के लिए या जॉब के लिए रिस्ट्रिक्ट करा जाता है तो उस प्रॉब्लम को रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। ये क्या हुआ? हो, ठीक है दोस्तों। तो भाई अब इस क्वेश्चन को करा कैसे जाए, बड़ा सिंपल तरीका होता है। जब भी किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम में कुछ सर्टेन सिंबल होते हैं तो समझ लेना वो रिस्ट्रिक्शन वाली असाइनमेंट प्रॉब्लम है। सिंबल फॉर रिस्ट्रिक्शन, सिंबल फॉर रिस्ट्रिक्शन। अगर किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम में इन्फिनिटी का यूज किया जा रहा है, एम का यूज किया जा रहा है, डैश का यूज किया जा रहा है, या ब्लैंक छोड़ा जा रहा है, या ब्लैंक छोड़ा जा रहा है, इन चीजों का यूज करने पर हम कहेंगे कि एक रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। और देखिए अगला क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखिए कि जो
क्लर्क नंबर 2 है उसको ए जॉब के लिए रिस्ट्रिक्ट करा गया है, डैश का यूज करा गया है। तो ऐसे केस के अंदर इस प्रॉब्लम को रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम या प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहेंगे। आइए सर देखते हैं, कह रहा है असिस्टेंट 2 cannot be assigned task A and assistant 3 cannot be assigned task B। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बस कंसेप्ट का मतलब समझ जाना था, वही है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो टास्क दे रखा है और क्लर्क दे रखे हैं, हमारे पास 4 क्लर्क है और 4 टास्क है, तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ पर। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और टास्क है ए बी सी डी, ए बी सी डी। दोस्त अब क्या होता है ना, डैश वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे हम। हमारे मॉड्यूल में रिस्ट्रिक्शन वर्ड के लिए एम वर्ड का प्रयोग करा गया है, ये इनफाइनाइट वर्ड का प्रयोग करा गया। क्या मतलब, या जहां जहां आपको डैश दिख रहा है, 2 जगह डैश दिख रहा है, उसकी जगह पर आप एम वर्ड का यूज करो या इनफाइनाइट वर्ड का यूज, सिंबल का यूज करेंगे। तो अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो जो आपका मॉड्यूल का ही इलस्ट्रेशन का पार्ट है वहां पर एम वर्ड का यूज करा है और वो कह रहा है एम कर लो या इनफाइनाइट कर लो, हम समझ जाएंगे रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम है, पर डैश पे नहीं छोड़ना। डैश सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ भाई ये एक्टिविटी को असाइन नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, जहां पर डैश होगा वहां पर एम वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है। एम वर्ड से समझ में आएगा, दिस इज रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। 4 7 5 6, 4 7 5 और 6, M874, M874, 3M53, 3M53, 6642, 6642। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये था, बस इतने करने का, सब वैसे ही कर दो, रो ऑपरेशन कॉल ऑपरेशन जैसे चलता था वैसे ही कर दो, बस खत्म हो गया। जैसे आप अभी करते हुए आए थे वैसे ही करने हैं। अब आप रो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। रो ऑपरेशन कैसे करते हैं, जो सबसे मिनिमम होगा उसको ढूंढो। इधर मिनिमम है 4, देखो पहले वाले में मिनिमम कितना है 4, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। 3 1 2, 0 3 1 और 2। दूसरा वाले एम का क्या, एम को एम ही रहने देना, ना तो घटेगा ना कुछ, एम एम ही रहेगा हमेशा के लिए। इधर क्या आपके पास 4 है मिनिमम, तो इधर आएगा 4 3 0, 4 3 0। इस वाले में मिनिमम कितना है सर, 3 है, 0 2 0, 0 2 0 2 0। इस वाले में मिनिमम क्या है 2, 4 4 2 0, 4 4 2 0। फिर से अब आपको करना है कॉलम ऑपरेशन। सर ये तो बहुत सिंपल था, सिंपल ही है, बट सिंपल लिया गया है क्वेश्चन, अभी अभी मुश्किल भी लूंगा, रुक जाओ भाई। करना ऐसा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं करना, मुश्किल बस क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है, पार्ट कोई एक्स्ट्रा नहीं करना। एम लिखना है बस, जहां जहां आपको वो दे रखा वहां एम लिखना है और आगे बढ़ जाना है, खत्म। पर क्वेश्चन की डिफिकल्टीज बढ़ सकती है, डिफिकल्टी कैसे बढ़ेगी वो देखेंगे। सबसे पहले इधर मिनिमम देखो 0 ही है कॉलम में, इधर मिनिमम है 3, तो ये आ जाएगा 0 1 1, 0 1 1। इधर क्या है 1 है मिनिमम, 0 2 1 1, 0 2
एक और एक, इधर मिनिमम 0 ही है तो वही रहेगा। फिर से कॉपी कर लो भाई। अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल टेस्ट निकालेंगे। ऑप्टिमम बोले तो रो वाइज देखो, पहली रो में सिंगल जीरो दिख रही है, नहीं दूसरी रो में दिख रही है, हाँ दिख रही है, दूसरी रो में सिंगल जीरो है। क्या करोगे, बॉक्स लगाओगे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, गई। तीसरी रो में सिंगल जीरो, हाँ दिख रही है, बॉक्स लगाओ और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, गया ये भी। अब कॉलम वाइज, पहले कॉलम में सिंगल जीरो, पहला कॉलम तो कट गया, दूसरे कॉलम में सिंगल जीरो, यस दिख रही है, बॉक्स लगाओ और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, गए भैया, ये तो 3 ही हुआ। तो नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर नहीं है। अब इम्प्रूव मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। कॉपी, ठीक है। चलो, क्या करना होता है, जो नॉन कट एलिमेंट होते हैं उसमें मिनिमम ढूंढो, तो मिनिमम 1, तो ये 0 0 0 और सब जगह 0 और 1, यहाँ 0 0 0 0 1। और जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे यहाँ और वहाँ है, तो वहां पर 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, एक इधर 1 ऐड हो जाएगा और एक इधर, इधर 1 ऐड होगा तो इधर 1 बचेगा, इधर 1 ऐड होगा 3 बचेगा। हटा लो उसको अब। स्टार्ट करो शुरू से, पहले कॉलम जीरो, पहले रो में नहीं दिखी, दूसरी रो में सिंगल जीरो नहीं, तीसरे रो में सिंगल जीरो नहीं, नहीं। कॉलम वाइज चेक करेंगे, यहाँ मिल गई मुझे सिंगल जीरो, कॉलम वाइज जब चेक करा और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरे कॉलम में सिंगल जीरो नहीं दिख रही, तीसरे कॉलम में सिंगल जीरो नहीं दिख रही, चौथे में भी नहीं दिख रही, देख रहे हो आप। तो रो वाइज देख लो, पहले रो में सिंगल जीरो नहीं है, दूसरे रो में सिंगल जीरो नहीं है, तीसरे रो में सिंगल जीरो नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप ट्रिक खत्म हो गई, अब आप करोगे कि जिस रो में एक लाइन से ज़्यादा जीरो कर सकती है वहां पर मैं लगा दूंगा, एक लाइन में। अब देखिए होगा क्या कि मैं यहाँ पर या तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो 3 जीरो जाएगी, या मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो उधर भी 3 जीरो चली जाएगी, बस यही दो ऑप्शन है हमारे पास। क्योंकि ऐसे लाइन ड्रॉ करने से 2 जा रही है, ऐसे लाइन ड्रॉ करने से भी 2 जा रही है, तो या तो इधर लाइन ड्रॉ कर दो या उधर लाइन ड्रॉ कर दो। कैसे करोगे, कैसे मर्जी कर लो, हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशन आ रहा है। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक बॉक्स लगा रहा हूँ अपनी मर्जी से, और ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, कहीं पर भी कर सकते हो। मैंने आपसे फिर कहा ये मल्टीपल सोल्यूशन, अगर आप ऐसे कर रहे हो या ऐसे, लाइन ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं होता, बॉक्स से मेन कहानी है। अब फिर से चेक करता हूँ, पहले रो में मुझे 2 जीरो दिख रही है, दूसरे रो में भी मुझे 2 जीरो दिख रही है, सिंपल। कॉलम वाइज चेक करोगे तो यहाँ पर मुझे सिंगल जीरो दिख गई, देखो इधर कॉलम में सिंगल जीरो दिख गई है मुझे, तो अब यहाँ पर बॉक्स लगाओ और कॉलम वाइज चेक करो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन क्या है, मैंने इधर बॉक्स लगा लिया, इस वाली लाइन पे बॉक्स है, इस वाली पे रह गया, एक बॉक्स और लगाओ और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। कॉलम वाइज चेक कर लो ना यार, इस कॉलम में सिंगल जीरो मिल गई थी, कॉलम लगाया और लाइन ड्रॉ कर दी। बट एक जगह जहां पर ट्रिक काम नहीं आएगी, वहां पर आप क्या करोगे, ऐसी जगह लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर मैक्सिमम जीरो डिटेक्ट हो जाए। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, कोई भी सेलेक्ट कर लो। मेरा दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होता कि मैं यहाँ बॉक्स लगा के ऐसी लाइन ड्रॉ करता और फिर दोबारा से चेक करता, बस ये सोल्यूशन होता। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हो गई नंबर ऑफ कॉलम के बराबर।
4 लाइन ड्रॉ हो गई, इधर भी 4 हो गई। ऑप्टिमल सोल्यूशन बता दो क्या है। कैसे करोगे? हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास क्लर्क है और टास्क है। पहले एक कॉलम बनेगा क्लर्क का, एक कॉलम बनेगा टास्क का। और किसके बारे में बात हो रही थी? आर्स में, टाइम एंड आर्स। यहाँ टाइम और आर्स आ जाएगा। 4 क्लर्क है, 4 टास्क है। एक, दो, तीन, चार। पहले क्लर्क को क्या दे रहे हैं? सी। दूसरे कलर को डी। पहले कलर को दे रहे हैं सी टास्क, दूसरे को डी टास्क दे रहे हैं। तीसरे कलर को क्या दे रहे हैं? ए टास्क, चौथे को बी दे रहे हैं। तीसरे को ए दे रहे हैं, चौथे को बी दे रहे हैं। अब यहां पर पुट करते टाइम, यहां पुट करते टाइम मेन क्वेश्चन देखेंगे। पहले वाले को सी दे रहे हैं तो 5 घंटे ले रहा है भैया वो। दूसरे वाले को डी दे रहे हैं, 4 घंटे ले रहा है। तीसरे वाले को ए दे रहे हैं, 3 घंटे लेता है। और चौथे वाले को बी दे रहे हैं, 6 घंटे ले रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये बन रहा है 5 + 4 + 6 + 3, टोटल 18 आर। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी ये, 18 आर। समझ में आया? क्लियर है? मॉड्यूल के लास्ट में इस चैप्टर के मॉड्यूल मॉड्यूल उठाना, इस चैप्टर को उठाना। लास्ट में इसका आंसर दे रखा है, फाइनल आंसर दे रखा है ये वाला। मेरा आपसे एक अनुरोध ये रहेगा, इसमें इसके 2 अल्टरनेटिव सोल्यूशन बन सकते थे। पहला, दूसरा कहाँ से बन सकता था? दूसरा यहाँ से बन सकता था कि अगर मैं इसको ना ड्रॉ करके कुछ और ड्रॉ कर दूँ। मैं करना चाहता हूँ, कर लेते हैं। कॉपी कर लेता हूँ दोबारा। यहाँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन। ठीक है? एक और सोल्यूशन आ सकता था, क्या से? जब यहाँ पर फंस गया था मैं। सारा हटा रहा हूँ, दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। चलिए, पहली रो में 2 जीरो नहीं है, दूसरी रो में 2 जीरो नहीं है, तो सॉरी सिंगल जीरो नहीं है, तीसरी रो में भी नहीं है, चौथी रो में नहीं है। कॉलम वाइज आते हैं। पहले कॉलम में मुझे सिंगल जीरो मिल गई थी, यहाँ ना मैंने बॉक्स लगाया था। सिंगल जीरो मिल गया, यहाँ मैंने बॉक्स लगाया था। और अच्छा, अगर आपके पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकल कर आ रहा है तो पेपर में सारे अल्टरनेटिव सोल्यूशन करने हैं आपको, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि नंबर कट जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं हो आप, फाइनल लेवल पे हो। अगर आपके पास 3 अल्टरनेटिव सोल्यूशन है, लास्ट वाली टेबल जहां पर फाइनल आंसर निकलता है वहां से निकालना है आपको। मतलब जहां पर आपके पास ऑप्शन आते हैं वहां से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना? पूरा नहीं करना। टेबल नंबर 1 2 3 ऐसे करके अल्टरनेटिव बनाना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में कराया था आपको। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि यार या तो यहाँ मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं या ये लाइन ड्रॉ कर दूं, है ना? या तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं या ये लाइन ड्रॉ कर दूं, यही था। तो एक काम करता हूँ, पिछली बार मैंने यहाँ गोला लगाया था, इस बार ऊपर लगा लेता हूँ। इस बार ऊपर लगा लेते हैं। ओ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गलत कर दी लाइन। लाइन गलत, ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है जी। अब अगले कॉलम में देखो, मुझे सिंगल जीरो मिल गई, मिल गई सिंगल जीरो, काटो। रो में सॉरी, कॉलम कह रहा हूँ, रो में। भाई पहली वाली रो में सिंगल जीरो मिल गई ना, वर्टिकल काटूंगा ना अब। क्या हो रहा है? वर्टिकल काटो। और इधर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, इन दोनों में कहीं पर एक में लगा लो। अरे रे रे रे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्त, ये गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। इधर आ जाओ।
पहले वाले दूसरे वाले में लगा हुआ है ना ऑलरेडी, तीसरे पे आ जाओ। यहाँ पर यहाँ यहाँ मैं बॉक्स नहीं लगा सकता, और माय मिस्टेक, यहाँ मैं बॉक्स नहीं लगा सकता। अब या तो आप इन दोनों में से किसी एक में लगाओ, उसमें नहीं लगा सकते, या तो इसमें लगाओ। जैसे ही मैंने इस पे लगाया, आप ये लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। और एक इस वाली लाइन पे हो गया, इस वाली लाइन पे हो गया, इस वाली लाइन पे हो गया, उसमें इस पे रह गया, इस पर लगा लो। तो अब क्या होगा, जो हमारा यहीं पर कर दूँ साइड में, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर, जो हमारा क्लर्क नंबर 1 को मिलेगा बी, क्लर्क नंबर 2 को मिलेगा डी, क्लर्क नंबर 3 को मिलेगा ए, क्लर्क नंबर 4 को मिलेगा सी, क्लर्क नंबर 1 को मिलेगा बी। ये हो गया 7 घंटे। क्लर्क नंबर 2 को मिलेगा डी, ये हो गया 4 घंटे। और सोल्यूशन निकल सकते हैं भैया इसके तो, और भी निकल सकते हैं। आप इधर वाले में बीच में बॉक्स लगा लो तो और मल्टीपल सोल्यूशन निकल आएंगे। बट एक काम करो आप, एक काम करो अगर 5-6 निकल रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि सारे, अभी इस वाले क्वेश्चन में इसने क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि सारे करके दिखाने। इस वाले क्वेश्चन में कहा था कि आपके पास कि आपको ये सॉल्व करना है, बस सीधी कहा था। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला था कि आपको मल्टीपल सोल्यूशन आ रहे हैं। अगर आ रहे, जब ऐसा वर्ड आए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, उसमें था ना कि आप मल्टीपल सोल्यूशन आ रहे हैं तो जितने होंगे सारे निकालने पड़ेंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में था नहीं, फिर मैंने एक दो और भी बन सकते हैं भाई, इसके अंदर तो बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, 1 2 3 4 5 जगह ऑप्शन बनते हैं इधर। तीसरे वाले को ए दिया, तीसरे वाले को ए दिया 3 घंटे, और चौथे वाले को सी दे दिया 4 घंटे। टोटल 18 ही आना चाहिए। 7 4 3 4 आ गया ना 18। सर इसके कई सारे मल्टीपल सोल्यूशन बन सकते हैं, मैंने 2 करके दिखा दिए, बाकी आप खुद कर लेना। मैंने एक ऊपर वाला दिखा दिया, एक नीचे वाला। अब 1 2 3 और बन सकते हैं इसके, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया है, क्लियरली मेंशन हो गया है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। पहले इसका आंसर 18 आया था, पहले वाले का आंसर क्या था, पहले वाले का भी चेक कर लेना आप। पहले वाले का बुक में 30 यूनिट आ रहा है, अभी मैं बुक खोल के देख रहा हूँ तो 30 यूनिट आ रहा है, और मेरा 21 आ रहा है। कैसे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। मैंने मिस्टेक तो नहीं करी। मैं अपना पहले चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले बुक को नहीं गलत बताता, पहले मैं खुद अपना चेक करूंगा। तो मेरे से मिस्टेक तो नहीं हुई, क्योंकि मैं बुक में देख रहा हूँ तो वहाँ पर 30 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, और मेरे आंसर के हिसाब से 21 यूनिट का हो रहा है। चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिए, एंड देन फिर फाइनल आंसर देखते हैं। दोस्तों मैंने चेक कर लिया है, वीडियो मैंने पॉज कर दी थी, उसके बाद मैंने तसल्ली से उसको चेक करा 15 मिनट। मेरा आंसर ठीक है, मैंने चेक करने का मेरा आंसर ठीक है। फिर भी हो सकता है कि मैंने कहीं मेरे से भूल चूक हो गई, या हो सकता है कि कहीं मेरे से मैं जो देखना चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल पाया। अगर आपको ऐसा लगा कि यार ये वाले क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई, तो मुझे बता देना। आपका मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। और यूट्यूब पर अपलोड होगी तो उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैंने अपना चेक तो करा है, मेरे हिसाब से मेरा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। मैंने सारे एकदम कैलकुलेशन फिर से चेक करी है दोबारा से, तो मेरा अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है सर, चलिए अब क्या करते हैं। इसका आंसर तो 18 मैच कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मैच कर रहा है। अब हम करते हैं एक इलस्ट्रेशन। इसके दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे, आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया जाए, एंड द लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर द टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में नया कंसेप्ट फिर से देखेंगे। सर और कंसेप्ट है अभी, और है भाई, और है सर। इंटर ही ठीक था, फाइनल में तो यार ये तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हो रहे हैं, यहाँ तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। मैंने कहा हाँ हाँ होता है, बट ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। ठीक है, आप थोड़ा सा लेवल अप करते हो तो थोड़ा सा आप अपने आप को भी अप करना चाहिए।
अ कंपनी हैज टेकन अ रेंट 3 फ्लोर, कंपनी ने एक रेंट 3 फ्लोर का रेंट लिया, रेंट पे करती है, 3 फ्लोर रेंट पर लिए है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग फॉर देयर सिटी ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू लोकेट मैनेजर ऑफ मार्केटिंग, परचेज, एचआर, फाइनेंस और कॉर्पोरेट लॉ इन द ऑफिस। अब हमें क्या करना है, हमें मैनेजर ढूंढने हैं मार्केटिंग के लिए, परचेज के लिए, एचआर के लिए, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट लॉ के लिए। द मैनेजमेंट हैज इन मार्क्ड इन अ डिफरेंट फ्लोर 5 रूम हैविंग रूम नंबर। अब डिफरेंट फ्लोर में 5 रूम हैं, टोटल 5 रूम है और 5 ही पर्सन है, मार्केटिंग, परचेज, एचआर, फाइनेंस, कॉर्पोरेट, 1 2 3 4 5 पर्सन है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट लॉ डिपार्टमेंट, 5 पर्सन है और उन तीनों फ्लोर को मिलाकर 5 रूम है। रूम नंबर 103, 201, 205, 302 एंड 304 फॉर द above mentioned मैनेजर, बट नो पर्टिकुलर रूम हैज बीन अलॉटेड टू फॉर एनी पर्टिकुलर मैनेजर। अभी किसी भी रूम को किसी भी मैनेजर से अलॉट नहीं किया गया है। rather they have given option to indicate their preference of room so that decision can be taken by the management by using scientific method। अब उन्होंने अपनी प्रेफरेंस तो रखी है कि भाई मैं इस रूम में रहना चाहूंगा, मैं इस रूम में, इस रूम में, ऐसे करके इन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस दे रखी है। तो हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट से इनको अरेंजमेंट करके दिखाना है कि कौन सा मैनेजर किस जगह पर जाना चाहिए। मैनेजर प्रेफरेंस आर प्रोवाइड in a table below with first preference appearing on the top of each and every manager। अब ये कुछ प्रेफरेंस दे रखी है कि मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है कि मैं रूम नंबर 302 में रहना चाहूंगा या 103 या 304, मतलब इन तीनों में से एक रूम दे दो मुझे। ये कहता है कि मुझे 4 में से एक रूम देता है, ये कहता है मुझे कहीं पर भी डाल दो भाई, एचआर कह रहा है कहीं पर भी डाल दो, ये कहता है मुझे 3 में से दो। ये इन्होंने अपनी अपनी प्रेफरेंसेस दे रखी है। इट इज एविडेंट दैट मोस्ट ऑफ द मैनेजर हैव नॉट गिवन प्रेफरेंस फॉर ऑल द अवेलेबल रूम। और ये देखा जा रहा है कि हर एक मैनेजर रूम की अवेलेबिलिटी मोस्ट ऑफ द नहीं बता रहे, मतलब बेसिकली ये नहीं कह रहे कि मुझे किसी में भी रूम रहा, सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी कोई भी पर्टिकुलर मैनेजर ये नहीं कह रहा है कि मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दो, किसी भी रूम में डाल दो। उन्होंने अपने एक स्पेसिफिक डाला और वो मना कर रहे हैं कि मुझे इन इन रूम में मत डालना। मतलब अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है मुझे 302 में डाल दो, ठीक है, 103 में डाल दिया, ठीक है, 201 में डाल दिया, ये कह रहा है मुझे 201 में मत डालना, फाइनल है, ये 201 में रिस्ट्रिक्शन कर दिया। अब आ रहा है में रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये, इस तरीके से सबने अपनी रिस्ट्रिक्शन बता दी कि मुझे यहाँ पर नहीं डालना, ठीक है, ठीक है। दे ऑल द रूम डू नॉट हैव द फैसिलिटी दे आर लुकिंग फॉर एज्यूमिंग द प्रेफरेंस आर क्वांटिफाइड बाय द नंबर, फाइंड आउट प्रेफरेंस आर क्वांटिफाइड बाय द नंबर, आपको नंबर सेट करने पड़ेंगे, इधर नंबर नहीं दे रखा। फाइंड आउट विच मैनेजर शुड बी असाइन विथ विच रूम टू मिनिमाइज द प्रेफरेंशियल मेजर, आप कम से कम प्रेफरेंशियल मेजर को मिनिमाइज कर सके ये बताना है। अब ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर एक बार किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं करा होगा तो 100% वो पेपर में नहीं कर पाएगा। सर ये बहुत मुश्किल हो सकता है पेपर, क्योंकि आप मुझे बताओ इधर कोई टेबल दे रखी है, पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है जहां पर कोई भी टेबल आपको नहीं गिवन है, और विदाउट टेबल मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम कर ही नहीं सकता। आज पहला क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा रहा हूं जिसमें आपको टेबल बनाना सीखना पड़ेगा। अब सर सबसे पहले क्या हो रहा है, मार्केटिंग मैनेजर की प्रेफरेंस को देखो, वो कहता है अगर मुझे रूम नंबर 302 मिल गया, मेरी पहली प्रेफरेंस रूम नंबर 302 है, दूसरी प्रेफरेंस मेरी रूम नंबर 103 है और तीसरी प्रेफरेंस मेरी रूम नंबर 304 है। ये क्या कहता है, एचआर डिपार्टमेंट कहता है मेरी पहली प्रेफरेंस रूम नंबर 103 होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी प्रेफरेंस ये होगी, चौथी होगी, लास्ट में अगर रूम बच जाए तो 300 देना, पांचवी प्रेफरेंस मेरी ये रहेगी। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो सभी मैनेजर में मैक्सिमम 5 प्रेफरेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकती। भाई अगर एचआर डिपार्टमेंट 5 रूम में से किसी में भी रहना चाहता है, अपनी प्रेफरेंस भी तो जाहिर कर रहा है कि पहले मुझे इसमें भेजना, अगर ये नहीं मिला तो फिर इसमें भेजना। ऐसे मैं अपनी प्रेफरेंस कह रहा हूँ कि यार देखो रूम नंबर 103 चाहिए मुझे, एचआर मैनेजर हूं मैं, वो नहीं मिलेगा तो मुझे रूम नंबर 201 में भेज देना, वो नहीं मिलेगा तो 304 में था। मतलब 300 जो 2 है वो बिल्कुल लास्ट में देना यार, लास्ट प्रेफरेंस रहेगी। तो बेसिकली 5 ही तो प्रेफरेंस हुई, और एक नॉन प्रेफरेंशियल के लिए हम क्या मान लेंगे, रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज एम। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, हम 5 प्रेफरेंस को लेट करेंगे और एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंस। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया अभी और पेपर में आ गया, मैं आपको कह रहा हूं 100% आप ये क्वेश्चन कर लोगे। लेट द प्रेफरेंशियल रैंकिंग let the preferential ranking for the room
लेट द प्रेफरेंशियल रैंकिंग फॉर द रूम बी क्वांटिफाइड क्वांटिफाइड 1 2 3 4 5 एंड फॉर नॉन प्रेफरेंस बी एम, और नॉन प्रेफरेंस के लिए एम लगाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सबकी प्रेफरेंस 1 से स्टार्ट होगी। मेरी पहली प्रेफरेंस है ये, मेरी दूसरी प्रेफरेंस है ये, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी है। किसी की दूसरी तक ये खत्म हो जाएगी, किसी की तीसरी पे खत्म हो जाएगी, यार चौथी पांचवी चाहिए नहीं, दे रहे हो तो 3 में से 2, है ना, इस तरीके से। तो ये 1 2 3 4 5 क्या लिया है, प्रेफरेंस ली है कि पहली प्रेफरेंस किसकी क्या है। अब टेबल मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, और बड़े सिंपल सी टेबल है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल टेबल है, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले टेबल के अंदर आप ये देखो, यहाँ हो गया रूम, रूम 103, कितने रूम है, 5 रूम है ना, 103 है, 201, 205, रूम 201, 205, 302, 304, रूम 205, रूम 302 और रूम 304। यहाँ पर क्या हो गया, पहला हो गया मार्केटिंग मैनेजर, ये रहा पहला मार्केटिंग मैनेजर, दूसरा परचेज मैनेजर, यहाँ मैनेजर की टोली आ गई। मार्केटिंग, परचेज, एचआर, फाइनेंस और कंपनी सेक्रेटरी। एचआर, फाइनेंस और सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, वही कॉर्पोरेट लॉ वाले। ठीक है दोस्त, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, धीरे धीरे ध्यान देना कैसे प्रेफरेंशियल वैल्यू पुट करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले बोलो, कह रहा है पहली प्रेफरेंस है उसकी 302, पहली प्रेफरेंस उसकी 302 है, इसको पहली प्रेफरेंस की 302 है, यहाँ पहला डाल दो। दूसरी प्रेफरेंस है 103, यहाँ दूसरा डाल दो। तीसरी प्रेफरेंस कितनी है, तीसरी पे 304 है, तीसरी प्रेफरेंस 304 है, और बाकी प्रेफरेंस है ही नहीं, तो वहां पर एम लिख दो, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। आया समझ में, टेबल बनाना समझ में आया। फिर अगला, परचेज मैनेजर की देखो, पहली प्रेफरेंस है 302, पहली प्रेफरेंस 302 है, दूसरी प्रेफरेंस है 304, तीसरी प्रेफरेंस है 205 और फिर 201, तीसरी प्रेफरेंस है 205 और चौथी प्रेफरेंस है 201, और लास्ट इसका है कोई भी नहीं, इसको लेना है। 103, 201, 103 पहली प्रेफरेंस है, 201 दूसरी प्रेफरेंस है, 304 तीसरी प्रेफरेंस है, ठीक है, 205 चौथी प्रेफरेंस है, और पांचवी प्रेफरेंस ये इसकी तीनों प्रेफरेंस पांचों की है। फाइनेंस वाले के लिए 302 पहली है, 205, 302 पहली प्रेफरेंस है, 205 दूसरी प्रेफरेंस है, और 304 फिर 103, ये आपकी तीसरी हो गई, और 103 ये आपकी चौथी होगी, और जो नहीं है वो एम आ जाएगा। 201, 302, ये 201 पहली प्रेफरेंस हो गई, 302 दूसरी प्रेफरेंस हो गई, एंड 304 तीसरी प्रेफरेंस हो गई, और यहाँ पर नहीं है तो एम आ जाएगा। तो अब आपको अरेंजमेंट बताना है कि कौन सा मार्केटिंग मैनेजर किस रूम में जाएगा, जिससे सभी को इक्वली बेनिफिट हो जाए, कंपनी को भी बेनिफिट हो जाए और बाकी चीज़ों में भी बेनिफिट हो जाए। तो अरेंजमेंट करना है बाय असाइनमेंट टेक्निक लगाकर, कुछ नहीं करना, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन करो, फटाफट कर दो सॉल्व। ठीक है।
रो ऑपरेशन करता हूँ सबसे पहले, कॉपी करना पड़ेगा। अब ये मेरा मेन क्वेश्चन बन गया, ठीक है। रो वाइज मिनिमम ढूंढो। देखना भाई, रो वाइज मिनिमम इधर सबसे मिनिमम है 0, 1 है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2। इधर मिनिमम क्या है 1, 3 2 0 1, 3 2 0 1। अब जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हो वैसे करना है। इधर मिनिमम क्या है 1 0 1 3 4 2, 0 1 3 4 2। इधर मिनिमम है 1 3 1 0 2, 3 1 0 2। इधर मिनिमम है 1 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद कॉलम ऑपरेशन करेंगे, फिर से आप इसको कॉपी कर लो, मतलब आपको तो लिखना ही पड़ेगा, खैर। कॉलम ऑपरेशन में कॉलम वाइज देखेंगे। पहले वाले कॉलम में 0 मिनिमम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे वाले में 0 मिनिमम है, तीसरे वाले में आ जाएगा फर्क, क्योंकि यहाँ मिनिमम 1 है, 1 0 क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 0। तीसरे वाले में फर्क नहीं पड़ेगा, पर चौथे में फर्क जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, बाकी सब में 1 आ जाएगा ना। 1 0 1 1 1। अब फिर अगेन कॉपी करो, मतलब दोबारा लिखना पड़ेगा आपको बार बार। ऑप्टिमल टेस्ट कह लो आप। अब कैसे करेंगे दोस्त, वही सबसे पहले रो में देखो क्या मेरे को वो दिख रहा है, 0 सिंगल, यस दिख गई। कैसी लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टिकल, गया। दूसरी रो में सिंगल 0, यस दिख गई, कैसी लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टिकल, ये भी गया। तीसरी रो में सिंगल 0, यस दिख गई, कैसी लाइन ड्रॉ करोगे, वर्टिकल। अब मजा आने लगा है, ये देखो, चौथी रो में भी सिंगल 0 दिख गई, एक ही बारी में ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया यहाँ तो। एंड पांचवी में भी सिंगल 0 दिख गए भैया। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम। उसने कहा आप ज़्यादा बड़ा नहीं रखते क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ रो कॉलम। अब लगा दो, यहाँ हो गया मैनेजर और यहाँ हो गया रूम नंबर। बस इतना ही बताना है। ओ, फाइनल ऑप्टिमल ऑप्टिमम सोल्यूशन, फाइनल ऑप्टिमम सोल्यूशन। यहाँ हो गया मैनेजर, कौन सा मैनेजर को कौन सा रूम नंबर देंगे। इसमें कोई कॉस्ट टाइम वगैरह नहीं था। सबसे पहले आ जाएगा मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए कौन सा देंगे देखना जरा। पहले मार्केटिंग वालों को भेजो रूम नंबर 302 में,
302 रूम नंबर मिलेगा। फिर दूसरा कौन है, परचेज वालों को भेजेंगे 304 में। फिर HR वालों को भेजेंगे 103 में। फिर फाइनेंस वालों को भेजेंगे सर 205 में। एंड CS वालों को भेजेंगे 201 में। और इस तरीके से हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास समाप्त हो गई। हमने काफ़ी 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और एक कॉन्सेप्ट नया सीखा। नेक्स्ट क्लास में फिर से नया कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, वो करेंगे एंड तब जाके असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म होगा। फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम के रिमेनिंग क्वेश्चन बुक के करेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन बुक के करने के बाद फिर PYQ करेंगे। पास्ट ईयर पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो करेंगे, उसके बाद जाकर नया चैप्टर पर आएंगे। ठीक है सर। सर कितनी क्लास लग सकती है? मेरे हिसाब से अभी 3-4 क्लास आप मान के चलो, क्योंकि मेरे को लगता है 2 क्लास तो PYQ कराने में लग जाएंगे एंड बाकी 2 क्लास में कॉन्सेप्ट और मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 से 5 क्लास आप मान के चलो। क्लासेस से मैंने कहा फिर से कोई मतलब नहीं है मुझे, मुझे मतलब है नंबर्स ऑफ आवर से। कहीं पर आपने देखा होगा मैंने दूसरी क्लास 17 मिनट की ली थी, कोई आधे घंटे की हो रही है। अब 1 घंटे की बची है पहले और अगली क्लास, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए ना। अब नेक्स्ट क्लास थोड़ा हो सकता है 1.5 घंटे की हो जाए, तो इस तरह से चलता है। आर से फर्क पड़ना चाहिए, नंबर्स ऑफ क्लासेस से नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ आप 3-3 घंटे की क्लास कराओगे, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो हम उतनी बड़ी क्लास लेते नहीं है ना, शुरू से ही रहा है, हम धीरे धीरे करके देंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।